Hello, my dear friends. Today we will discuss about the allotropes of phosphorus. After discussing one question, that is the preparation, properties, and uses of nitric acid. हम लोग जो है वो लेसन सीक्वेंस में ही ले रहे हैं, तो आप फेयर नोट में ये क्वेश्चन सीक्वेंस में आप लिख सकते हो. ठीक है, हम रैंडमली नहीं ले रहे हैं, सीक्वेंस में ही पूरा लेसन एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक ही एलिमेंट अब डिफरेंट फॉर्म में दिखाई देता है. जैसे कि कार्बन है तो कार्बन हमको मिलता है नेचुरली, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस, कोल एट्सेट्रा. उसका जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है वो एलिमेंट कार्बन है, लेकिन फॉर्म डिफरेंट. तो in the same way, phosphorus also contain three allotropes. First one is the white phosphorus. वो येलो भी दिखाई देता है, तो येलो फॉस्फोरस भी आपको उसको बोल सकते हो आप. सेकंड वन इज द रेड फॉस्फोरस. थर्ड वन इज द ब्लैक फॉस्फोरस. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इन एग्जाम यू आर आस्क्ड short note 2 or 3 time asked in old syllabus. राइट ए नोट ऑन एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस. और डिफरेंस भी आपको पूछ सकते हैं कि गिव डिफरेंस बिटवीन वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस, लाइक दैट. ओके, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइट फॉस्फोरस से. तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, आप जब भी टाइम मिले प्रिपेयर कर लीजिए. ये वाइट फॉस्फोरस है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है. जैसे हम विंडो में कांच डालते हैं, जो पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है. ठीक है, तो ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सॉलिड होता है, वैक्स की तरह होता है ये. वाइट फॉस्फोरस इज अ पॉइजनियस वन. इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है. सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड ये. और इट ग्लोस इन डार्क. इसकी एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि अगर आप एक रूम में इसको रखते हैं और अंधेरा कर देते हैं तो ये कहीं पे भी ग्लोस, ये आप देख सकते हैं. आप इमेज में गूगल में जाके या तो यूट्यूब में कि ये कैसा दिखता है, ग्लोस इन डार्क. तो उसको एक नाम दिया गया है, वो एक ल्यूमिनेसेंट. ये एक ऐसा केमिकल है जो ग्लो होता है डार्क में. ओके, और एक केमिकल प्रॉपर्टी डिजोल्व इन बॉइलिंग NaOH एक्वियस सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर. मतलब कि एटमॉस्फेयर इनर्ट होना चाहिए, कुछ एयर नहीं होनी चाहिए उसमें. तो वो हमको देता है फोस्फिन, वाइट फॉस्फोरस. इस रिएक्शन को देख के आप पहचान जाओगे कि आपने ये रिएक्शन कहीं पे सोल्व किया हुआ है. मैंने आपको दिया था रेडॉक्स रिएक्शन में कि ये बैलेंस करो. P4 बेसिक मीडियम में वो हमको देता है फोस्फिन, और दूसरा कंपाउंड है सोडियम हाइपोफॉस्फेट, NaH2PO2. तो एक्चुअली फॉस्फोरस जो है, एक फॉस्फोरस है, ये फॉस्फिन देता है. ये इसका दूसरा यूनिट है, वो हमको सोडियम हाइपोफॉस्फेट देता है. ठीक है, ये बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन ही है. आप जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन की बुक देखिएगा तो उसमें आपने ये सॉल्व किया हुआ है. ठीक है, तो बहुत बढ़िया रिएक्शन है. कंपटीशन में पूछा जाता है कि ये रिएक्शन कंप्लीट करो, या तो NaOH का रिएक्शन, वाइट फॉस्फोरस का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ का रिएक्शन लिखो. इसके बाद उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करें. वाइट फॉस्फोरस, तो वाइट फॉस्फोरस इज़ अ हाईली रिएक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलोट्रोप. ठीक है, दूसरे जो एलोट्रोप्स है उसके कंपैरिजन में दे आर इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू एंगल स्ट्रेन. क्योंकि ये जो फॉस्फोरस का जो सब बॉन्ड है वो p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से हुआ है. और आपको पता है कि ऑल p ऑर्बिटल लोकेटेड एट 90 डिग्री एंगल. तो उसका साइडवाइज अगर ओवरलैपिंग होता है, सॉरी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, तो दो एंगल के, ये और ये एंगल, ये 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए. क्योंकि ये भी p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है, ये भी p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है. तो p ऑर्बिटल तो 90 डिग्री पे लोकेटेड है,
एज यू नो वेरी, और रिफर चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, तो 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री नहीं है, इसका एंगल 60 डिग्री है, मतलब कि एंगल एडजस्ट किया हुआ एंगल है। सो इसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। इन प्लेस ऑफ 90 डिग्री द एंगल इज 60 डिग्री। तो दिस आर द दिस P4 इज हाईली अनस्टेबल। तो अनस्टेबल जो होता है वो रिएक्टिव होता है। जैसे कोई बच्चा होता है अनस्टेबल होता है तो ठीक से नहीं बैठता, वो तो वो मस्ती करता रहता है, ठीक है, दूसरों की बुक खींचता रहता है, पन्ने फाड़ते रहता है, क्योंकि वो अनस्टेबल है। और जो स्टेबल बैठ गया वो तो मेडिटेशन में बैठ जाता है ना, तो वो कुछ नहीं करता। तो हम बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बहुत रिएक्टिव है, तो ये हाईली अनस्टेबल है। तो इसका जो है डिस्क्रीट यूनिट, एक फॉस्फरस में 4 फॉस्फरस के एटम होता है, उसको डिस्क्रीट यूनिट बोलते हैं P4, और ये जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। और PPP एंगल जो है वो 60 डिग्री है, हालांकि होना चाहिए 90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। एंड ड्यू टू दैट एंगल स्ट्रेन इट इज एक्सप्लोसिव, सो इट एक्सप्लोड्स इन एयर। अब जैसे ही ये एयर के संपर्क में आता है तो सीधा जलने लगता है। सो उसको हम वाटर में प्रिजर्व करते हैं। अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो ऑक्साइड बना देता है, फॉस्फरस पेंटॉक्साइड 2, और ऐसे भी लिख सकते हैं P4O10। दूसरा जो है वो है रेड फॉस्फरस। तो रेड फॉस्फरस को इनर्ट एटमॉस्फेयर में सेवरल डेज हम 573 केल्विन पे अगर हीट करेंगे तो हमको मिलेगा, वी विल गेट रेड फॉस्फरस। ओके, red phosphorus is not that much reactive with respect to white or you can say yellow phosphorus। तो ये जो है रेड फॉस्फरस वो नॉन पॉइजनियस है, लेस रिएक्टिव है विथ रिस्पेक्ट टू वाइट फॉस्फरस, क्योंकि एंगल स्ट्रेन थोड़ा यहाँ पे कम होता दिखाई दे रहा है। ओके, ये ग्लोज नहीं करता है डार्क में, नॉट ग्लोज इन डार्क, नॉट सोल्यूबल इन वाटर एंड इन कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, तो ये सेफ है ना। ब्लैक फॉस्फरस हम बोलेंगे कि ये सेफ है, उसकी कोई स्मेल नहीं है, कोई ऑर्डरलेस है। और रेड फॉस्फरस जो है उसका ऊपर का सरफेस वो मेटल की तरह लस्टर ग्रे लस्टर आयन की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि थोड़ी मेटालिक प्रॉपर्टी, निग्लिजिबल, हालांकि ये मेटल नहीं है, ध्यान रखना, नेग्लिजिबल मेटालिक प्रॉपर्टी हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है, शाइनिंग सरफेस की वजह से। एक ही प्रॉपर्टी है, वो शाइनिंग सरफेस जो मेटल में होती है। और ये जो है वो पॉलीमेरिक है, इसमें P4 यूनिट अगेन एंड अगेन कंबाइंड ये पॉलीमर बनाता है, ये 1 P4 2 P4 यूनिट, थर्ड P4 यूनिट। तो वो डायग्राम टेट्राहेड्रल, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें जो ये एंगल है PP, वो एंगल बाहर निकल के यहाँ पे पोलीमराइजेशन में आ जाता है, ठीक है। आगे वाला जो यूनिट है इसका ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड है जो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये जो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऐसे पोलीमराइजेशन होगा और रेड फॉस्फरस हमको मिलेगा। इसके बाद आता है ब्लैक फॉस्फरस। तो रेड फॉस्फरस को हम गर्म करेंगे एट हाई प्रेशर, तो हमको सीरीज ऑफ ब्लैक फॉस्फरस मिलेंगे। उसमें से 2 ब्लैक फॉस्फरस जो है वो हाईली रिकॉग्नाइज्ड है इन केमिस्ट्री। सो ब्लैक फॉस्फरस आर 2 टाइप्स, अल्फा ब्लैक फॉस्फरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फरस। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। ब्लैक फॉस्फरस में अल्फा ब्लैक जो है वो रेड फॉस्फरस को हम 803 केल्विन टेम्परेचर पे, या केल्विन लिखना हम भूल गए तो लिख देते हैं केल्विन, 803 केल्विन टेम्परेचर, उसको सील्ड ट्यूब में अल्फा ब्लैक फॉस्फरस हमको मिलेगा। तो दिस अल्फा ब्लैक फॉस्फरस ये नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा जैसे उसमें हमको मिलता है P4O10, यहाँ नहीं मिलेगा। ये ओपेक क्रिस्टल है, वो ट्रांसल्यूसेंट क्रिस्टल थे, ये ओपेक क्रिस्टल है, आर पार दिखाई नहीं देता है, थोड़ा भी नहीं दिखाई देता है। ये मोनोक्लिनिक और रोम्बोहाइड्रल क्रिस्टल होते हैं। मोनोक्लिनिक आपने 10th में पढ़ा है, रोम्बोहाइड्रल शायद कहीं पे सुना होगा। एंड बोथ क्रिस्टल स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। दूसरा जो है वो है बीटा ब्लैक फॉस्फरस। तो ये वाइट और यू कैन से येलो फॉस्फरस को 472
473 Kelvin temperature, and at high pressure, if we heat these, then we will get beta black phosphorus, and this also does not burn in air at 673 Kelvin temperature. Okay. That's all, uh, and very easy question asked many time by board, and some objective questions in Gujket and in NEET also, and in JEE main you are asked very simple question asked, and this topic is very easy for competitive also, so prepare it, and it's a very simple concept, so write down 2-3 times whenever you are free, my friend. Don't waste time in this period, and you are free, very free now, you are relaxed also, so write down 2, 3, 4, 5 times, but prepare this question, and in next we will discuss one question: preparation properties and uses of phosphine.